यूं देश के किसान हम, यूं धरती के सेवक, यूं देश के किसान हम, यूं धरती के सेवक। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राकेश मौर्य। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपके काम की बातें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं और चने की जो बुआई है बहुत सारे किसान भाइयों की संपन्न हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की बाकी रह गई है। तो इस बारे में कुछ बातें आपको बताना है। इसके अलावा जो चने की फसल और जो गेहूं की फसल है, जो अभी जिन किसान भाइयों की बोनी हो चुकी है, उनकी स्थिति पर भी हम बात करेंगे। उसमें जो समस्याएं आ रही है उस विषय पर भी बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल और हमारे साथ हैं वरिष्ठ मतलब बहुत अच्छे सलाहकार जो रेडियो पर भी लगातार आप इनकी बातचीत सुनते रहते हैं, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे। आप इनसे परिचित हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये जैसा कि कहा किसान भाइयों को हमने कि गेहूं और चने की बोनी कुछ किसान भाई विलम्ब से करते हैं और कुछ किसान भाइयों की हो चुकी है, तो इन दोनों विषयों पर थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका चाहेंगे हम। हाँ, जिन लोगों की बोनी अभी होने की है, अगर आप गेहूं बोने वाले हैं तो अब हमारे पास प्रजाति का चयन बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। GW 173 सबसे उपयुक्त प्रजाति है देर से बोने के लिए। अगर GW 173 अपने को नहीं मिल रही है तो एक पुरानी प्रजाति है लोकवन, उसको भी आप बो सकते हैं, वो भी अभी बोने के लिए उपयुक्त है। तीसरे नंबर पे एक जो 3288 वैरायटी है, इसको भी आप देर से बोनी के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो विपुल उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, जैसे GW 322 है, 273 है या पूसा तेजस है, इन वैरायटीज़ को अगर हम न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लंबी अवधि की है और तापमान को लेके बड़ी संवेदनशील है। अच्छा। तो अब अगर आप बोनी करेंगे तो ये जब दूध वाली अवस्था में रहेगी उस समय तापमान बढ़ चुका होगा और उत्पादन आपका घटेगा। तो हमको कम अवधि में जल्दी पकने वाली जो प्रजाति हैं, जिनका मैंने नाम लिया 173 है, लोकवन है, 3288 है, इन प्रजातियों का हम चयन करें और बीज दर को 10 से 15% बढ़ा के बोएं। अच्छा, मतलब जो 40 किलो एकड़ की अनुशंसा है, तो अब आपको 45 से 50 किलो प्रति एकड़ की बोनी करना चाहिए। ये एक बेसिक यानी वैरायटी का चयन और बीज दर को बढ़ा के बोना, ये इस समय की मांग है गेहूं के केस में। अब जो चना बोना चाहते हैं जो किसान भाई, वहाँ पर भी प्रजाति का चयन अब सोच समझ के करना है। अब जो लंबी अवधि की प्रजातियां हैं, RVG 202 है, 203 है, इन प्रजातियों को हम अब न लें जी। अब हमको JG 12 लें, JG 14 लें। ये वैरायटी देर से बोने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, तापरोधी है ये प्रजातियां। तो बाद में जो तापमान बढ़ेगा तो ये इनके ऊपर जो नुकसान है वो कम होगा, सहन कर पाएगी। प्रजाति का चयन सोच समझ के करें और यहाँ पर भी बीज दर को बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा। जो हम 25 किलो से लेकर 30 किलो की रेंज प्रति एकड़ हम रख रहे थे इन प्रजातियों में, अब किसान को चाहिए कि वो 30 से 35 किलो प्रति एकड़ पे जाए, ताकि जो पौधे का अब आकार है वो थोड़ा सा कम बनेगा। अच्छा बारपेटे जी, ये जो बीज दर बढ़ाने का आप बात कह रहे हैं, हाँ, ये इसका क्या कारण क्या है, उसका फायदा क्या मिलेगा? नहीं, उसका सिंपल है। आप चूंकि बोनी आप लगभग 1 महीना लेट है चने की बोनी, आज 1 महीने सवा महीने आप लेट हो चुके हैं, तो उसकी जो बढ़वार होगी वो उतनी नहीं होगी। अच्छा। जो हमारा अक्टूबर एंड में या नवंबर के शुरू में जिनने किसानों ने बोनी करी है, उसमें जो साकीय वृद्धि होगी, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ उन फसलों में होगी, उतनी अब नहीं होगी। अच्छा। तो जब बढ़वार कम होगी तो हमको निश्चित रूप से पौधों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। तो हमको वैरायटी का चयन जो तापरोधी हो, शार्ट ड्यूरेशन हो, जल्दी पकने वाली हो, इसका ध्यान रखना है और बीज दर को थोड़ा सा बढ़ा के बोना है। अगर ये दोनों चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से अभी भी हम गेहूं और चने की बोनी कर सकते हैं। अच्छा, कब तक कर सकते हैं? अंतिम एक डेडलाइन आप देखिए, अब हम लेट फेज में आ गए। जितना हम अब इधर लेट होंगे हमारा उत्पादन हानि होते जाएगी जी।
और अधिकतम आप इसको और 8 दिन 10 दिन तक आप खींच सकते हैं, उसके बाद नहीं, फिर वो घाटे का सौदा है। यानी हम ये बात करें 20 दिसंबर को, आज 20 दिसंबर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 जनवरी तक आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप इन फसलों का बोने का निर्णय लेते हैं तो वो फिर घाटे का सौदा है। मतलब वो फिर खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। वो बिल्कुल उत्पादन तो अभी भी घटेगा, जो अभी बो रहे हैं उनका भी उत्पादन घटेगा, पर फिर भी अभी एक लाभदायक फसल संभव है। भरपूर उत्पादन नहीं मिलेगा, 15% 20% उत्पादन घटेगा, पर अभी संभव है। और अगर आप 5 जनवरी के बाद जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल घाटे का सौदा है। फिर मैं उनको सलाह दूंगा कि वो और 10 दिन रुक जाए और समर की क्रॉप की तैयारी करें। उसकी तैयारी करें। बिल्कुल 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 ठीक बात है। चलिए समर की क्रॉप पर हम आगे बात करेंगे। एक और समस्या की तरफ हम देख रहे हैं इन दिनों किसान भाइयों के खेतों में कि जो गेहूं है और चना, जिन भाइयों ने पहले लगा चुके हैं, उनके यहाँ पे जो तापमान का एकदम कम हो जाना या एकदम बढ़ जाना, दोनों चीजें बीच में बदली भी आई, तो इस वजह से कुछ समस्याएं आ रही है। आप भी काफी जगह घूमे हैं, तो क्या आपका अनुभव रहा, कौन सी समस्या है? देखिए, चने की फसल में इस समय कॉलर रॉट और रूट रॉट, मतलब उसको हम हिंदी में कह सकते हैं जड़ सड़न और तना सड़न, ये बड़े पैमाने पे आया है और हर खेत में इससे प्रभावित पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं। चने के खेत में, और चने के खेत में कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे पूरे पौधे खड़े के खड़े पौधे सूख रहे हैं। उनकी संख्या कम है पर सूख रहे हैं जी। ये फंगस से होने वाले रोग है, भूमि जनित फंगस की वजह से ये समस्या आ रही है, और मूल कारण है अतिरिक्त नमी और अतिरिक्त तापमान। आज 20 दिसंबर को भी वैसी ठंड नहीं है जैसी ठंड होना चाहिए, और पिछला एक सप्ताह तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहा है, और बादल होने की वजह से नमी भी अधिक रही है। तो ये दोनों कारणों से फफूंदजन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। अब प्रबंधन के लिए चने के केस में दवाई की अनुशंसा बिल्कुल हम नहीं करेंगे किसान भाई, ये महत्वपूर्ण है। दवाई की अनुशंसा, और इस पे कोई दवाई कारगर भी नहीं है। अगर कोई इसमें किसी तरह का उपयोग करता है तो वो उसको कोई बहुत उसका फायदा मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आवश्यकता है कि अगर आप कर सकते हैं तो कोल पे चलाएं जी। चने की फसल में अगर आप गुड़ाई करेंगे इस समय तो वो सर्वाधिक फायदे का है। आप गुड़ाई करवाइए, अगर डौरे चलवा सकते हो तो डौरे चलवाइए, और इसका जो सही इलाज तो है बीजोपचार और भूमि उपचार। जिन किसानों ने बीजोपचार भूमि उपचार किया है वहाँ पे ये सब चीज़ें नियंत्रण में है। और जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान रखें कि चने की खेती में बीज उपचार भूमि उपचार अवश्य करें। अब इस समय सिर्फ कोल पे चलाना उसका उपाय है। कोल पे चलाइए। कोल पे चलाने से स्थिति उसका जो हवा का संचार बढ़ता है, जड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बीमारी कम होती है। और जैसे अभी टेम्परेचर डाउन होगा, ठंड पड़ेगी, तो प्राकृतिक रूप से ये रिकवर होगा, कंट्रोल होगा। उसमें बहुत ज़्यादा आप चिंता की जरूरत नहीं है। सेम चीज गेहूं में हो रहा है। गेहूं की पत्तियां पीली पड़ रही है, नीचे की पत्तियां सूख रही है, और कहीं कहीं गेहूं के पौधे भी सूख रहे हैं। इसका मूल रूप से 2-3 कारण है। एक, हमने बहुत ज्यादा घना बोया है। पौध संख्या हमारी बहुत ज्यादा है, डबल है, कहीं 1.5 है, जिसकी वजह से हवा का संचार, उसको जो होना चाहिए, वायु का आवागमन उस पौधे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है जी। और असंतुलित रूप से हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, खास करके यूरिया की अतिरिक्त मात्रा हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये 2 कारण। तीसरा, आप अतिरिक्त सिंचाई करते हैं जी। गेहूं में जब भी सिंचाई का प्लान आप करें तो क्रांतिक सिंचाई चाहिए, क्रिटिकल इरिगेशन। क्रांतिक या क्रिटिकल इरिगेशन का मतलब ये है कि जब बतर आए, जमीन में क्रैक्स आपको दिखने लगे, पौधे को थोड़ा सा खिंचाव महसूस होने लगे, पानी की उसको सख्त ज़रूरत जब लगने लगे, तब गेहूं में सिंचाई करिएगा। अगर आप पानी की उपलब्धता ज़्यादा है और जल्दी जल्दी सिंचाई कर रहे हैं, उससे भी गेहूं को नुकसान होता है। पीला पड़ेगा। और जब ये गेहूं पीला पड़ता है उस समय अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो वो और घाटे का सौदा है। और वो आपको ऐसा लगेगा कि पीलापन दूर होगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर आप पानी को रोक के दीजिए, थोड़ा बतर आए, क्रिटिकल पानी दीजिए। यूरिया का प्रयोग यथासंभव रोक दे जहाँ पे गेहूं पीला पड़ रहा है वहाँ पे। और घना तो बो चुके, उसका कोई इलाज नहीं है, अब अगली बार आप ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है
जैसा कि गेहूं में भी हम हाँ। फफूंदनाशक का अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गेहूं दवाई में वगैरह कुछ नहीं डालते? नहीं, बिल्कुल। आप यूरिया को रोकें, सिंचाई को रोकें, और जब गेहूं ठंड अभी बढ़ेगी, फसल थोड़ा सा रिकवर जब होगी, उस समय आप यूरिया का प्रयोग करें। और यूरिया में भी मेरी किसानों से निवेदन है कि दानेदार यूरिया का प्रयोग मत करिए, वो ज़्यादा घातक है। आप नैनो यूरिया का प्रयोग करिए, तरल वाला नैनो यूरिया का प्रयोग करिए। वो आपके फसल के लिए, आपकी ज़मीन के लिए और आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बारपेटे जी आज आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बताई है। और किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बड़ी बात ये है यहाँ पर कि आप तरल यूरिया का उपयोग करेंगे, लेकिन गेहूं में खासकर जहाँ तक बात करें तो थोड़ा सा रुक के करना है अभी, जब तक कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब सामान्यतः मौसम जब आता है ठंड का, वैसा उसके बाद उसका उपयोग कीजिए। और कीटनाशक या ये फफूंदनाशक किसी प्रकार की दवाई की अनुशंसा बारपेटे जी ने यहाँ पर नहीं की है। तो बारपेटे जी, किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग आपकी बातों पर अमल करके अपने खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। किसान भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए देखते रहिए किसान सेवा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दूसरे किसान भाइयों तक, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे अन्य किसान भाइयों तक भी पहुँचे। बारपेटे जी, आज आपने हमारे साथ समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।